हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीएस की हम 14 वीडियो की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी का। सेकंड वीडियो हमारा होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए मैंने इस वीडियो के अंदर। प्रॉपर आपको वीडियो को फॉलो करना है। आने वाली एग्जाम जो है एनटीपीसी की, उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। अगर आप सीरियसली अच्छे से इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करें, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, हिमालय एंड माउंटेन्स, रिवर सिस्टम, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सॉइल, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, सेंसस, जनगणना वाला टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन, ट्राइब्स एंड वेजिटेशन, इन सभी टॉपिक को कवर किया है। यहीं से हमको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने एग्जाम में हर एक टॉपिक का वेटेज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। बस आपको अच्छे से फोकस होकर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी सीरीज़ के पीडीएफ और टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप फ्री में कर सकते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको वहाँ पर एक कोर्स क्रिएट हुआ दिख जाएगा, जीएस फॉर एनटीपीसी लास्ट टाइम रिवीजन यूट्यूब सीरीज़। देखिए, वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के बाद में आपको यहाँ पर पीडीएफ टेस्ट दोनों अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा सा बस वेट करना होता है। लास्ट वीडियो में काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं आई है या फिर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है, तो 24 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो आपको पीडीएफ और टेस्ट दोनों अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट दिया है, उस पर विचार करना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमको यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स, असम जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा जो है वो भूटान बांग्लादेश दोनों से लगती है। इसके अलावा यह कई भारतीय राज्यों से भी घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पूर्वी भारत का राज्य है, जिसकी सीमा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर यह लाइन जो बोली हुई है कि भूटान तथा नेपाल से सीमाएं शेयर करता है पश्चिम बंगाल, तो बिल्कुल सही है। मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तीनों ही यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी राज्यों की सीमाएं जो हैं वो बताई गई जगहों से जुड़ी हुई हैं। तो ए आंसर सही होगा। 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कर्क रेखा की बात हो रही है। पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। ये रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, नॉर्थन पार्ट एंड साउथर्न पार्ट। भारत में कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में नॉर्थ में स्थित है। तो मणिपुर जो है ये कंप्लीटली हमको देखने को मिलता है कि नॉर्थ में स्थित है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बड़े जिलों मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, उनका सही क्रम हमको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से बड़े जिले हैं? तो भारत में क्षेत्रफल एरिया के आधार पर सबसे बड़े जिले की बात करें, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कच्छ सबसे पहले नंबर पर आता है, फिर लेह आता है और फिर जैसलमेर आता है। कच्छ का जो एरिया है वो लगभग 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। लेह का बिल्कुल बराबर ही है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, 45,110 स्क्वायर किलोमीटर है। जैसलमेर का 38,401 स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया के हिसाब से अगर हम सही क्रम देखें तो कच्छ सबसे बड़ा, फिर लेह और फिर जैसलमेर। तो डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के इन राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग हमको राज्य दे रखे हैं। भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है और कुल अगर सीमा की लंबाई की बात करें, बॉर्डर लेंथ की बात करें, तो वो कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। मतलब भारत पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है। भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं 2 यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी। पहले ये आंकड़ा ऐसा हुआ करता था कि 4 भारत के राज्य जो है वो सीमा साझा करते थे, बट जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनने के बाद से फिर आंकड़े थोड़े से चेंज हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती हैं। जब भी आपको ऑप्शन में दिखे क्लियर समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, मतलब वो आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। तो बी आंसर देखिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, बिल्कुल सही।
बी आंसर करेक्ट होगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की अगर कोस्टलाइन की बात करें तो बहुत लंबी है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में फैली हुई है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई टोटल लेंथ 7,516 किलोमीटर है। दो भाग इसमें शामिल हैं। एक है मेनलैंड कोस्टलाइन जो कि 6,100 किलोमीटर की है। दूसरा है आइलैंड कोस्टलाइन जो कि 1,416 किलोमीटर है। यह तटरेखा भारत के 9 तटीय राज्य कोस्टलाइन स्टेट हैं और 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनमें फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 7,516 किलोमीटर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन द्वीपों के युग्मों में से मतलब जो पेयर दे रखे हैं उनमें कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है अंडमान एंड निकोबार को। बंगाल की खाड़ी में स्थित एक वाटर चैनल है, जल डमरू मध्य है, जो कि भारत के 2 द्वीप समूह जो हैं अंडमान और निकोबार, इनको अलग करता है। ये चैनल अंडमान द्वीप समूह को नॉर्थ और निकोबार द्वीप समूह को दक्षिण में स्थित करता है। इसका नाम जो है 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के आधार पर रखा गया है। ये जो चैनल है ना, ये सी ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया है? कब दिया गया है फ्रेंड्स? भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान की धारा 370 आर्टिकल 370 को हटाने का निर्णय लिया था, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में प्रेजेंट फॉर्म जो है उनको दिया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू को बनाया गया, जबकि लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। यहाँ पर 31 अक्टूबर 2019। आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं? तो भारत के कुल 9 राज्य जो है वो समुद्र तट से लगे हुए हैं। ये सभी राज्य अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7,516 किलोमीटर, अभी हमने डिस्कस करा। जिसमें मेनलैंड की तटरेखा कितनी है? मुख्य भूमि की तटरेखा है 6,100 किलोमीटर। ये जो 9 तटीय राज्य हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इनमें सबसे कम अगर तटरेखा देखें तो 160 किलोमीटर की गोवा की है, और सबसे ज़्यादा कोस्टलाइन वाला जो स्टेट है वो कौन सा है? गुजरात है। 1214 किलोमीटर यहाँ पर तटरेखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास जो है, दक्कन दर्रा, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित एक जल डमरू मध्य है, वाटर चैनल है। ये साउथ अंडमान और लिटिल और स्मॉल अंडमान द्वीपों के बीच में स्थित है। मतलब दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान जो है उन द्वीपों के बीच में स्थित है दक्कन पास। ये चैनल अंडमान सागर में नेविगेशन और द्वीपों के बीच आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पास है, दर्रा है, मछली पकड़ने और जो सी ट्रेड होता है उसके दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है दक्कन पास। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। साउथ अंडमान एंड स्मॉल अंडमान के बीच स्थित है दक्कन पास। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी है मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है बस आपको, क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है, जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये, 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। नेफा का पूरा नाम क्या था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी। भारत की स्वतंत्रता के बाद में यह क्षेत्र जो है असम राज्य के अंतर्गत आता था। बाद में 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, इसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। 1987 में फिर अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है जो कि चाइना से इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पड़ोसी देशों से मिलने वाली सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए यहाँ पर 4 दे रखा है, पाकिस्तान रेडक्लिफ, चीन मैकमोहन, अफगानिस्तान डूरंड, श्रीलंका रॉयल सीमा। तो भारत की सीमाएं जो है कई देशों से लगती हैं और इनके बीच ऐतिहासिक सीमा रेखाएं जो है बाउंड्री लाइंस वो निर्धारित हैं। पाकिस्तान के साथ में रेडक्लिफ रेखा है, 1947 में निर्धारित हुई। चीन के साथ मैकमोहन रेखा, अफगानिस्तान के साथ में डूरंड रेखा। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में कोई भी सीमा रेखा बॉर्डर लाइन नहीं है। इनके बीच समुद्र स्थित है जिसे पाक स्टेट कहते हैं। रॉयल बॉर्डर नाम की कोई भी सीमा रेखा नहीं है, डी आंसर। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया। तो ओडिशा राज्य के बालासोर तट के पास में स्थित व्हीलर आइलैंड भारत का एक प्रमुख आइलैंड है। इस आइलैंड का उपयोग भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है DRDO, उसके द्वारा मिसाइल टेस्टिंग के लिए किया जाता है। 2015 में इस द्वीप का नाम बदलकर भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके सम्मान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया, व्हीलर द्वीप, डी आंसर। इनमें से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर राज्यों से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बना रखी है। अक्सर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मैंने ज़बरदस्त ट्रिक बना रखी है। सिर्फ एक बार आपको वो वीडियो देखना है, कोई भी कभी भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। आप सिंपली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक। मिजोरम की सीमा 2 देशों से लगती है और 3 राज्यों से जुड़ी हुई है। 2 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। स्टेट की बात करें, भारतीय राज्यों की बात करें तो असम, त्रिपुरा और मणिपुर, इन 3 राज्यों से मिजोरम की सीमा लगती है। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको इसी को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। म्यांमार, असम और त्रिपुरा, इन तीनों की सीमा लगती है। आगे बढ़ते हैं, इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को लेकर देखिए 4 हमको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। काली मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल, उसको स्थानीय भाषा में रेगुर या फिर कॉटन सॉइल कहा जाता है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती हैं। काली मिट्टी में क्या होता है ना, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर को पकड़ने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए ड्राई रीजन में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं।
क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी जो होती है मतलब काली मिट्टी, वो मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है, मैच्योर सॉइल है। लेकिन काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पठारी भाग जो है डक्कन प्लेट्यू उसमें मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए चारों ऑप्शन देखोगे तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये और हमको यही पहचानना है, तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। तो कछारी मिट्टी जो है एलुवियल सॉइल, उसका सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो लार्जेस्ट सॉइल क्लास है वो कौन सा है? एलुवियल सॉइल है, कछारी मिट्टी। ये मिट्टी मुख्यतः नदियों द्वारा लाई जाती है और उत्तर भारत के जो मैदान है, नॉर्थर्न प्लेन है, वहां पर अधिक मात्रा में मिलती हैं। खासतौर पर ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां जो होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है, उन नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। ये मिट्टी जो होती है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। भारत के लगभग 40% भूभाग पर कछारी मिट्टी जो है वो फैली हुई है, जो इसे देश की सबसे बड़ी मिट्टी बनाती है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, एलुवियल सॉइल, कछारी मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ICAR जो है उसने भारत की मिट्टी जो है सॉइल ऑफ इंडिया को अपने ओरिजिन, कलर, टेक्सचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 8 भागों में बांटा है। कितने में? 8 भागों में। इससे देश की मिट्टियों को समझना और उनका कृषि में सही उपयोग करना आसान हो जाता है। भारत की 8 प्रकार की जो मुख्य मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी है? कछारी मिट्टी, एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल आता है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल जिसे लवणीय मिट्टी कहते हैं, पीट और दलदलीय मिट्टी, पिटी सॉइल। तो ये 8 सॉइल वर्गों में भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की इन मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, मतलब वेदरिंग से फॉर्म्ड हुई है? देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी उस बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई होती है जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी से निकले लावे से बनी थी। जब ये लावा समय के साथ टूटता बिखरता है, मतलब अपक्षय होता है इसका, तो उससे ही काली मिट्टी बनती है। जब ज्वालामुखी फूटते हैं तो अंदर से बहुत गर्म लावा बाहर आता है। यही लावा जब ठंडा होता है तो वो बेसाल्ट चट्टान बनाता है। समय के साथ जब ये चट्टानें बरसात, हवा और टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे टूटने लगती हैं तो उससे जो मिट्टी बनती है उसे ही हम काली मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रहा है कि इन मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती हैं। तो गंगा के मैदान जो गंगा प्लेन है उसमें 2 प्रकार की एलुवियल सॉइल पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। देखिए इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, है ना, कभी अगर नाम घुमा के एग्जाम में पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। तो 2 प्रकार की कछारी मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर मतलब पुरानी कछारी मिट्टी, ओल्ड एलुवियल सॉइल, और खादर मतलब नई कछारी मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल। बांगर मिट्टी जो होती है, बांगर सॉइल, ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, हायर एरियाज में पाई जाती हैं। इसमें चूना होता है, लोहा जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जबकि खादर मिट्टी जो होती है, खादर सॉइल, वो नदी के बिल्कुल निचले लोअर एरिया में पाई जाती हैं और हर साल बाढ़ से नई जमा मिट्टी इसमें जुड़ती हैं। इस प्रश्न में गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी का नाम पूछा गया है, जो कि क्या होगी? बांगर होगी। तो यहाँ पर बी आंसर। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंडियन सॉइल में अनेक बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमको देखने को मिलती है। इनमें सबसे ज्यादा कमी जो होती है वो जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की। जिंक जस्ता जो होता है ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। इसकी कमी के कारण जो क्रॉप होता है उसका प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। जो जिंक होता है उसकी कमी खास कर हमको ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल जो होती है, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, रेड सॉइल, इनमें ज़्यादा देखी जाती हैं। इसलिए भारत की मिट्टियों में सबसे ज़्यादा जिंक की कमी पाई जाती है। सी आंसर। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर मिट्टी जो है ये ब्लैक सॉइल का नाम है, अभी हमने डिस्कस भी करा था इसको। अगला क्वेश्चन आता है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, मतलब तेजाबी हो जाती है, तो उसमें जो पौधे की वृद्धि होती है, प्लांट ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसी मिट्टी को अगर हमको कृषि योग्य बनाना है, सुटेबल करना है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, तो उसके बनाने के लिए भैया उसमें लाइम का उपयोग किया जाता है। लाइम मतलब चूना। चूना मिट्टी की जो एसिडिटी होती है उसको कम कर देता है और मिट्टी का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस कर देता है। चूना मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ाता है, जिससे फसल अच्छी होती है। जो एसिडिक सॉइल होती है ना, वो ज़्यादातर हमको उच्च वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं, हाई रेनफॉल एरियाज, वहाँ पर देखिए देखने को मिलती है ना। तो क्या मिलाते हैं? लाइम मिलाते हैं। ए आंसर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है मिट्टी की सैलिनिटी, लवणता एवं क्षारीयता, एल्कलिनिटी की समस्या का लॉन्ग टर्म जो सॉल्यूशन है वो किसके उपयोग से होता है? तो मिट्टी में अगर सैलिनिटी मतलब लवणता और अल्कलिनिटी की समस्या अगर ज़्यादा हो तो उसको सुधारने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग सबसे ज़्यादा असरदार और लॉन्ग टर्म उपाय होता है। अब देखिए जिप्सम पता है क्या करता है? जिप्सम मिट्टी से जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है उसको बाहर निकालकर उसके स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी को सुधारता है। जिप्सम विशेष रूप से अल्कलाइन सॉइल में इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिट्टी में सुधार और खेती अच्छे से हो सके। समझ में आया आपको? तो जिप्सम मिलाया जाता है। बी आंसर। इनमें से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? देखिए सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख फसलें जो होती है वो कौन सी होती है? दलहनी फसलें होती है, पल्सेस क्रॉप्स। इन फसलों की जड़ें जो होती है, रूट्स, उनमें राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को सोख कर मिट्टी में जमा कर देते हैं। इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता जो होती है वो बढ़ जाती है और अगले सीजन की फसल अच्छी होती है। दलहनी फसलों में अरहर, मूंग, चना, मसूर ये सभी फसलें आती है। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा, पल्सेस क्रॉप्स। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस मिट्टी को इसकी सेल्फ कल्टीवेशन विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स काली मिट्टी की सबसे खास विशेषता पता है क्या है? सेल्फ कल्टीवेशन क्षमता, स्व खेती क्षमता। इसका मतलब क्या होता है कि यह मिट्टी गर्मी या फिर सूखे के समय श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है और इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। बारिश या फिर जब सिंचाई का समय आता है यह मिट्टी खुद ही फैल जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। इस कारण मिट्टी की खेती के लिए बहुत ही कम जुताई की जरूरत होती है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस मिट्टी को इसकी स्व खेती सेल्फ कल्टीवेशन विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता पड़ती है? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को। डी आंसर करेक्ट होगा। लावा प्लेट्यू में किस प्रकार की मिट्टी की प्रचुरता होती है? तो लावा पठार जो होता है वह क्षेत्र होता है जहां पर पुराने समय में ज्वालामुखी वॉल्केनो से निकलने वाला लावा वो क्या करता है? भूमि को पूरी तरीके से ढक देता है। ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय मतलब वेथरिंग से बनी हुई है। भारत में दक्कन प्लेट्यू एक मुख्य लावा पठार है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर काली मिट्टी की अधिकता हमको देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो भारत में कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट सॉइल है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल अधिक वर्षा वाले हाई रेनफॉल एरियाज और पहाड़ी एरिया जो होते हैं वहां पर पाई जाती हैं। इस मिट्टी की खास बात ये होती है कि इसकी जो जल निकासी सिस्टम होता है, ड्रेनेज होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कॉफ़ी की खेती के लिए अनुकूल होते हैं। भारत में मुख्य रूप से ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स, इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो लेटराइट सॉइल, सी आंसर करेक्ट होगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया में पहली बार सेंसस जनगणना 1872 में कराई गई थी। इस जनगणना का उद्देश्य देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन और सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की जानकारी एकत्र करना था। हालांकि 1872 की जो जनगणना थी पूरी तरीके से सिस्टमेटिक नहीं थी। भारत में पहली व्यवस्थित रूप से नियमित जनगणना जो थी, प्रॉपर सेंसस, वो 1881 ईस्वी में कराई गई थी, जो हर 10 साल में कराई जाती हैं। लेकिन पहली शुरुआत जो है वो 1872 से मानी जाती हैं, इसलिए बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद पहली जनगणना सेंसस वर्ष 1951 में कराई गई थी। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती हैं। इस क्रम में 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। कुल मिलाकर अगर भारत के इतिहास की बात करें तो 2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे 7वीं जनगणना माना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सेंसस, जनगणना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सॉइल, जनगणना वाला टॉपिक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन पे थोड़ा सा अच्छा फोकस हमको रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जनगणना के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम की जो कुल पॉपुलेशन है मात्र 6 लाख के लगभग है। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। सिक्किम जो है हिमालय रीजन में स्थित है। इसकी सीमाएं जो है भूटान, तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत का सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है।
जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर, जो लिटरेसी रेट है, वो सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट, वो 74.04% थी। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर 61.8% दर्ज हुई थी। कहाँ पर? बिहार में। इसका मुख्य कारण यहाँ की पिछड़ी शिक्षा व्यवस्था, पुअर एजुकेशन सिस्टम और पॉवर्टी और रूरल पॉपुलेशन का ज़्यादा होना है। जबकि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल में दर्ज की गई थी, 94% से अधिक। तो यहाँ पर बी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में लिंगानुपात मतलब लोवेस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में देखने को मिला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार फ्रेंड्स, भारत में जो औसतन लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष ये दर्ज किया गया। कितना? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। लेकिन अगर हम हरियाणा राज्य में देखें तो यह संख्या सबसे कम थी, सिर्फ 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। इसका मुख्य कारण यहाँ की बेटियों की घटती संख्या और सामाजिक सोच, सोशल मेंटेलिटी को माना जाता है। तो हरियाणा में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो हमको देखने को मिला। लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य में है? हरियाणा में, 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो भारत के इतिहास में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केवल एक बार नेगेटिव रही और ये घटना 1911 से 1921 के दशक में हुई थी। इस दौरान जनसंख्या में कमी का कारण प्लेग, महामारी, अकाल और प्रथम विश्व युद्ध था। इसे जनसंख्या वृद्धि का महान विभाजन, ग्रेट डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। 1911 से 1921 बी आंसर। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है भैया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो भारत में सबसे अधिक अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले स्टेट की बात करें तो वो बिहार में हमको देखने को मिलती है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो वो है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्लियर? यहाँ पर डी आंसर। साल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? तो सेंसस 2011 के अनुसार भारत में मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच सबसे ज्यादा अंतर राजस्थान में पाया गया। कहां पर? राजस्थान में। यहां पर मेल लिटरेसी रेट 80.51% और महिलाओं की साक्षरता दर बात करें, फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो 52.66% देखने को मिली। यानी दोनों के बीच अंतर लगभग 27.5% का था। इसका कारण सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस और बालिका शिक्षा मतलब फीमेल एजुकेशन में कमी को माना जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यहाँ पर बात हो रही है कि किस यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो हमको देखने को मिला। तो इस जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक सेक्स रेशियो हमको पुदुचेरी में देखने को मिला। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं थी। यह भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा था। जबकि सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो दमन एवं दीव में देखने को मिला, केवल 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब तो खैर यहाँ पर आंकड़े जो है वो चेंज हो चुके हैं, सबसे कम वाले, क्योंकि दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को तो अब जॉइंट यूनियन टेरिटरी जो है वो घोषित किया गया है। भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, पर आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछेंगे, तो वहां पर यही डेटा काम आएगा। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में सेंसस ईयर में किसे भारत के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो भारत के जनसंख्या इतिहास में 1921 की जो जनगणना है उसको ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, 1921 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ती थी तो कभी घटती थी, लेकिन 1921 के बाद से जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज होने लगी है। 1911-1921 दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, नेगेटिव थी, क्योंकि इस दौरान प्लेग, महामारी और अकाल फैल चुका था
1921 के बाद से जनगणना में हमेशा वृद्धि दर्ज की गई, इसीलिए महान विभाजक ग्रेट डिवाइड के रूप में किस जनगणना वर्ष को जाना जाता है? 1921 को जाना जाता है। बी आंसर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के इन राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो जनसंख्या के आधार पर देखिए हमको यहाँ पर 5 स्टेट दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर फिर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर यहाँ पर आएगा वेस्ट बंगाल और पांचवें पर आएगा आंध्र प्रदेश। तो क्रम क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 5 और 4। ये जो क्रम है ये जनसंख्या के आधार पर तय किया गया है। तो डी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर भारत में लिंगानुपात की बात हो रही है, सेक्स रेशियो की बात हो रही है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। डी आंसर करेक्ट होगा। ये आंकड़ा दर्शाता है कि भारत में महिला जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम है, लेकिन ये आंकड़ा जो है 2001 की जनगणना से बेहतर है। उस समय जो सेक्स रेशियो था 2001 की जनगणना में वो कितना था? 933 था। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी? 933। 2011 में कितनी है? 943। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कि भारत की कुल जनसंख्या जो है टोटल पॉपुलेशन, उसमें अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत जो है वो 31.2% था। कितना? 31.2%। डी आंसर। भारत की लगभग 31.2% आबादी जो है वो सिटीज और अर्बन एरियाज में रहती है, जबकि बाकी आबादी ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना 1872 ईस्वी में कराई गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। हालांकि यह जनगणना पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं थी। भारत में पहली व्यवस्थित और नियमित जनगणना वर्ष 1881 में कराई गई थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस मानसून से? भारत में सबसे अधिक वर्षा, मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, साउथ वेस्ट मानसून से। ये जो मानसून है ये जून से सितंबर के बीच में आता है। भारत की जो कुल वर्षा होती है उसका लगभग 75% से अधिक भाग इसी मानसून से प्राप्त होता है। खास करके केरल और जो वेस्टर्न घाट होता है, असम और उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश इसी मानसून से होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? किस में होता है? देखिए, केरल स्टेट में। भारत में मानसून सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। केरल भारत का दक्षिण राज्य है और यहाँ पर मानसून सामान्यतः 1 जून के आसपास पहुंच जाता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो अरब सागर की ओर से आता है। इसके बाद धीरे धीरे यह नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ता है। इसीलिए भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में एंटर करता है। इनमें से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा जो होती है, लीस्ट एनुअल रेनफॉल, वो लेह में होती है। यहाँ पर सालाना औसत वर्षा जो होती है मात्र 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसलिए लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ड्राइएस्ट प्लेस कहा जाता है इसको, लेह। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में बारिश का कारण बनता है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। तो भारत के जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर के मौसम में जो बारिश होती है उसका जो मुख्य कारण होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ। ये जो हवाएं आती है ये मेडिटेरियन सी से क्षेत्र से आती हैं, भूमध्य सागर से आती हैं और अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंटर करती हैं। इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर भारत के जो भी अन्य भाग हैं वहाँ पर सर्दियों में हल्की वर्षा होती हैं। और जो ये वर्षा होती हैं ये रबी की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, विशेष कर गेहूं के लिए, वीट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उससे प्राप्त होता है? तो कौन सा है? तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है नॉर्थ ईस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो प्राप्त करता है। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट मानसून, वो समाप्त हो जाता है तब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। इसका प्रभाव खासतौर पर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तमिलनाडु की वार्षिक वर्षा का लगभग 50 से 60% भाग इसी से प्राप्त होता है। किससे? नॉर्थ ईस्ट मानसून से। यहाँ पर तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, उसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो केरल और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मानसून के आने से पहले अप्रैल मई के बीच में जो बारिश होती है उसे स्थानीय भाषा में मैंगो शार कहते हैं, आम्र वर्षा। इस बारिश से आम के फलों को पकने में सहायता मिलती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, मैंगो शार के नाम से।
ये जो वर्षा है दक्षिण भारत के साथ ही कभी कभी असम और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा, मैंगोशार। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी हवा है, सीजनल विंड है, जो मुख्य रूप से हिंद महासागर में उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ये मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरियाज है, वहाँ से प्रवेश करता है। भारत में इसका आगमन सबसे पहले केरल में होता है जून के पहले सप्ताह में, फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद इनमें से कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती हैं? साउथ इंडिया के पहाड़ी क्षेत्र जो हिली एरियाज है, वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और ये मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। लेटराइट मिट्टी में जो ड्रेनेज होता है, जल निकासी बहुत अच्छा होता है, इसकी बनावट हल्की होती है। यही कारण है कि ये मिट्टी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में विशेष रूप से इस मिट्टी में चाय और कॉफ़ी की खेती होती है। तो लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल किन क्षेत्रों में विकसित होती हैं? तो फ्रेंड्स, लेटराइट मिट्टी जो है मुख्यतः उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हेवी रेनफॉल होती हैं। वर्षा के कारण मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो धुल जाते हैं। जो मिट्टी बचती है वही लेटराइट मिट्टी कहलाती हैं। ये मिट्टी साउथ इंडिया और वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ये आंसर। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुन मिट्टी या फिर कॉटन सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी है वो? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के असम राज्य से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी से मिलती हैं और फिर यह संयुक्त रूप से पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आप सभी के लिए 90 डेज़ का मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डे वाइज आपको प्रॉपर फॉलो करना है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको डेली स्टडी प्लान देता हूँ, डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं आपको, कितने घंटे आपको स्टडी करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिक तरीके से मैंने इसको पूरा प्लान किया आपके लिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी मिलती है आपको, आप अपना यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। उस हिसाब से हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, उन सभी के लिए ये मेंटरशिप प्लान बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। इस पूरे 90 डेज मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू आप 21,000 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, जीएस, वॉकेब, करंट अफेयर सभी यहाँ पर कवर हो जाता है आपका। मेंटरशिप प्रोग्राम को और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखी है। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इंडस रिवर की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, उनमें नाम आता है झेलम का, चिनाब का, रावी का, ब्यास का और सतलज का। ये सभी नदियां पंजाब क्षेत्र से होकर बहती हैं और आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं। लेकिन गोमती नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहती हैं, इसलिए गोमती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी यहाँ पर नहीं है। सी आंसर। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बना हुआ है? अखनूर का किला जो है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में स्थित है। ये किला चिनाब नदी के किनारे बना हुआ है। इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। ये जम्मू शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है। चिनाब नदी की खूबसूरत घाटियों के पास बना यह किला देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। अखनूर का किला। अगला आता है क्वेश्चन, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हैं। तो किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती हैं। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? देखिए, दिबांग, सुबनसिरी,
तीस्ता। ये सभी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। ये सभी नदियां भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, जबकि तमसा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसीलिए तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। डी आंसर। इनमें से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत की अधिकांश नदियां जो है फ्रेंड्स वो पूर्व दिशा में बहती हैं, ईस्टवर्ड बहती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। लेकिन कुछ प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। इनमें से प्रमुख नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का नाम आता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, गुजरात में आगे बढ़ते हुए ये अरब सागर में गिर जाती हैं। ताप्ती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए गुजरात के अरब सागर में जाकर ये गिर जाती हैं। ये दोनों नदियां भारत की वेस्ट फ्लोइंग रिवर के प्रमुख एग्जाम्पल में से एक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करें तो कल्पोंग नदी है। कौन सी नदी? कल्पोंग नदी। ये नदी उत्तर अंडमान में बहती हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? कल्पोंग नदी। इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। इसे वहाँ के जीवन और जल स्रोत वाटर सोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कल्पोंग, सी आंसर। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? मेची नदी की बात करें तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है महानंदा नदी, उसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है। किसकी? महानंदा की। ये नदी नेपाल से निकलती हैं और भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं। इसके बाद यह महानंदा नदी में मिल जाती हैं। महानंदा नदी आगे चलकर गंगा नदी में मिलती हैं, इसलिए मेची नदी को महानंदा नदी की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर माना जाता है। तो महानंदा, डी आंसर करेक्ट है। पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती हैं? पिंडार नदी जो है ये उत्तराखंड राज्य में बहती हैं। ये नदी कुमायूं हिमालय के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती हैं। पिंडार नदी अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। कर्णप्रयाग उत्तराखंड का एक प्रमुख संगम स्थल है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़कर देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, जहां से इनका संयुक्त रूप जो है वो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कर्णप्रयाग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माउंट आबू हिल स्टेशन इनमें से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू राजस्थान राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला में। अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ये टूरिज्म और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ का दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। जयंतिया किस राज्य में पाए जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है? जयंतिया जो है एक जनजातीय ट्राइब का नाम है जो भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। इसके साथ ही जयंतिया पहाड़ियां जो है ये मेघालय में स्थित हैं। मेघालय राज्य की 3 प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला हैं, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स। जयंतिया जनजाति मुख्यतः जयंतिया हिल में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित है। ये चोटी कारकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उसका हिस्सा है। सियाचिन ग्लेशियर के पास मौजूद साल्तोरो पर्वत में स्थित हैं। साल्तोरो कांगरी भारत की प्रमुख चोटियों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7,742 मीटर है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ पर भारत पाकिस्तान सीमा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नीलगिरी हिल्स भारत के वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के संगम पर स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर फैली हुई हैं। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी इनकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2,637 मीटर है। लेकिन यह कर्नाटक का पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, बल्कि तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है, इसीलिए यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। सी आंसर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह कारकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारत पाकिस्तान सीमा के पास गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आता है। K2 को पर्वतारोहियों के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ जो है वो माना जाता है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां किस आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले की जो गिरनार पहाड़ियां हैं,
केसर आम की प्रसिद्ध किस्म के लिए जानी जाती हैं। केसर आम को सौराष्ट्र का सोना भी कहा जाता है। इसका स्वाद, खुशबू और जो क्वालिटी है इसे भारत के बेहतरीन आमों में शामिल करता है। तो केसर ए आंसर। ग्रेट प्लेन्स को भारत के रोटी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि वे किस फसल का उत्पादन करते हैं? तो भारत के जो ग्रेट प्लेन्स हैं या इंडो गैंगटिक मैदान, उनको भारत का रोटी का कटोरा कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन, हाई प्रोडक्शन होना। ये क्षेत्र जो है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पर्याप्त सिंचाई और अनुकूल जलवायु की वजह से गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में गेहूं की भरपूर खेती की जाती है। तो यहाँ पर वीट, गेहूं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंडो गैंगटिक मैदान के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदियां जिम्मेदार हैं? तो इंडो गैंगटिक मैदान के निर्माण में मुख्यतः सिंधु नदी और गंगा नदी की यहाँ पर भूमिका होती है। लाखों वर्षों में इन नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमाव से यह विशाल मैदान बना है। यह मैदान भारत के उत्तर पश्चिम से पूर्व भाग तक फैला हुआ है। इसे विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र, मोस्ट फर्टाइल रीजन में गिना जाता है। इंडो गैंगटिक प्लेन, यहाँ पर सिंधु और गंगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फसल आमतौर पर इंडो गैंगटिक मैदान में नहीं उगाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ पर मुख्य रूप से चावल, गेहूं, गन्ना, इन सब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन चाय की खेती जो है इस क्षेत्र में सामान्य रूप से नहीं होती है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र, ठंडी जलवायु, कूल क्लाइमेट और हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है, जो असम, दार्जिलिंग और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डी आंसर, चाय की खेती जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर है? कौन सा है पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा शिखर? हाईएस्ट पीक कौन सी है? संदकफू। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 3636 मीटर है। ये चोटी दार्जिलिंग जिले में स्थित है। इसे ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ से विश्व की 4 सबसे ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोत्से और मकालू भी दिखाई देते हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, संदकफू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पठार, कौन सा प्लेट्यू एक आयताकार ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पठार का उत्तर पूर्वी दिशा में विस्तार द्वारा निर्मित है? तो मेघालय प्लेट्यू जो है ये एक आयताकार रेक्टेंगुलर प्लेट्यू है जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। ये जो प्लेट्यू है असम और बांग्लादेश की सीमा के पास स्थित है। मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ये क्षेत्र भारी वर्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, खास करके चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे स्थानों की वजह से। यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? पारसनाथ की चोटी। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यह चोटी गिरिडीह जिले में स्थित है। इसे जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पारसनाथ हिल को समेत शिखर भी कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो पारसनाथ झारखंड की हाईएस्ट पीक, डी आंसर। इनमें से कौन से पहाड़ और उनके क्षेत्र सही ढंग से मेल खाते हैं? यहाँ पर देखिए, पटकाई हिल की बात करें तो वेस्टर्न घाट बताया हुआ है जो कि गलत है, ये पूर्वोत्तर भारत में है। मिजो पहाड़ की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी घाट बताया हुआ है जो कि गलत है, ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, मिजोरम में। शेवराय पहाड़ी की बात हो रही है, पूर्वी घाट का हिस्सा है न कि पश्चिमी घाट का। यहाँ पर क्या बता रखा है? पश्चिमी घाट, जो कि गलत है। जावड़ी पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर पूर्वी घाट बताया हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जावड़ी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, मतलब पूर्वी घाट, बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, कालसुबाई शिखर इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कालसुबाई की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह सह्याद्री पहाड़ियों या फिर पश्चिमी घाट बोल सकते हैं, उसका हिस्सा है। कालसुबाई चोटी जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। यह नासिक जिले में स्थित है और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कालसुबाई शिखर। इनमें से कौन सा पूर्वी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर है? पूर्वी घाट की बात हो रही है तो महेंद्रगिरी चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाईएस्ट पीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। यह ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत का धार्मिक महत्व भी बहुत है क्योंकि इसे भगवान परशुराम की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। बाकी विकल्प जैसे अगर हम बात करें अनाईमुडी या डोडाबेट्टा या कंचनजंगा की, तो ये पूर्वी घाट में नहीं आते हैं। इनमें से कौन से पठार छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है? हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, बस्तर का पठार और बघेलखंड का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। ये भारत के खनिज संसाधन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मिनरल रिसोर्सेज। इस पठार का हिस्सा हजारीबाग पठार और रांची पठार है।
जबकि बस्तर पठार छत्तीसगढ़ में है और बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश में है, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। तो हजारीबाग का पठार और रांची पठार 1 और 2 मतलब सी आंसर करेक्ट होगा। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का हिस्सा हैं और मुख्य रूप से ये तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पर फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों का नाम कार्डेमम इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पर कार्डेमम मतलब इलायची की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये क्षेत्र अपनी हरियाली, स्पाइसेस मतलब मसालों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु और केरल बॉर्डर पर स्थित हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर, सैडल पीक जिसे कहा जाता है, वो स्थित हैं। सैडल पीक, पल्याण शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। ये उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान में स्थित है। सैडल पीक की ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। ये शिखर सैडल पीक नेशनल पार्क के अंदर आता है। यहाँ पर प्राकृतिक वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर इन नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा द्वीप जो है, एलिफेंटा आइलैंड, भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के पास स्थित हैं। ये द्वीप अपनी गुफा मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, केव टेम्पल्स के लिए। यहाँ की गुफाएं विशेष रूप से भगवान शिव की मूर्तियों और उनके जीवन से जुड़े शिल्प कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। तो एलिफेंटा करेक्ट आंसर है। थार मरुस्थल भारत के इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। 4 देखिए हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। इसके अलावा इसका विस्तार गुजरात में भी है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भी कुछ भागों में देखने को मिलता है। ये मरुस्थल भारत पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है। तो चारों यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। डी आंसर। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए कौन सी नहर निकाली गई? तो राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, सूखा देखने को मिलता है। इस समस्या को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। इसे पहले राजस्थान नहर भी कहा जाता था। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इस नहर की शुरुआत पंजाब के हरीके बैराज से होती है। राजस्थान के बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर जिलों तक ये नहर जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना। तो इंदिरा गांधी नहर, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट है। भारत ने थार मरुस्थल में शस्त्र विस्फोट परीक्षण कब किया था? तो भारत ने थार मरुस्थल, थार डेजर्ट में पोखरण क्षेत्र में अपने पहले परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया था। यह परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था, 1974 में। इसे ऑपरेशन स्माइली बुद्धा नाम दिया गया था। इस परीक्षण से भारत विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया था, 18 मई 1974। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत सम्मिलित हैं? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ट्रांस हिमालय की बात करें तो भारत के उत्तर में मुख्य हिमालय के समानांतर स्थित पर्वत श्रृंखला है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती है: काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और कैलाश पर्वत। 1, 2, 3, 4 डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। काली और तिस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है। यह क्षेत्र उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। काली नदी उत्तराखंड से बहती है और तिस्ता नदी सिक्किम से होकर बहती है। इनके बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है। डी आंसर। निम्नलिखित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम होगा। जास्कर, काराकोरम, पीरपंजाल और लद्दाख दे रखा है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को दक्षिण से उत्तर दिशा में कई हिस्सों में बांटा गया है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या होगा? देखिए, सबसे दक्षिण में है पीरपंजाल, फिर पीरपंजाल के उत्तर में है जास्कर, जास्कर के उत्तर में है लद्दाख और सबसे उत्तर में कौन से आती है? काराकोरम आती है। तो क्रम क्या होगा सही? 3, 1, 4, 2। पीरपंजाल, जास्कर, लद्दाख और फिर आता है काराकोरम। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, असम हिमालय स्थित है। असम हिमालय भारत के पूर्वी भाग में स्थित हिमालय का एक प्रमुख भाग है। ये तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है। तिस्ता नदी सिक्किम से बहती है और दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इस क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी भाग शामिल हैं। यहाँ पर तिस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित हैं। सी आंसर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। इसकी ऊंचाई लगभग 7,816 मीटर है। यह चोटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है
और नंदा देवी को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके चारों ओर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पूरी तरीके से भारत के अंदर स्थित है, जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। पाक अधिकृत कश्मीर जो है POK उसमें स्थित है। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वही कंचनजंगा की बात करें जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम में स्थित है ये कंचनजंगा। ठीक है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन आता है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलज रिवर हिमालय से निकलकर तिब्बत क्षेत्र में बहती हैं और भारत में हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती हैं। ये दर्रा भारत तिब्बती सीमा पर स्थित है। सतलज नदी भारत में प्रवेश करने के बाद पंजाब और पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो शिपकिला दर्रा। इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भारत के कई प्रसिद्ध पहाड़ी दर्रे अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। चांगला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल सही। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर सेला डी आंसर जो है ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड डैम की बात कर रहे हैं तो भारत का एक प्रसिद्ध बहुउद्देशीय बांध है। ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? महानदी पर। यह दुनिया के सबसे लंबे बांधों में गिना जाता है। इस बांध के मुख्य भाग की लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर है और पूरे बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर महानदी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर बनी हुई है। गोदावरी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर स्टैनली रिजर्वायर की बात करें तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही। शांति सागर जो है ये बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है, न कि केरल में। इसके अलावा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो सी आंसर जो है गलत दे रखा है, ये सुमेलित नहीं है। कर्नाटक में स्थित है शांति सागर। इनमें से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ये परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। इस बांध का निर्माण जल आपूर्ति, इरिगेशन, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ कंट्रोल इनके उद्देश्यों से किया गया है। इसे भारत का जीवन रेखा परियोजना भी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जंगल मुख्यतः खारे पानी वाले इलाके में उगते हैं। इसके पौधों की जड़ें जो होती है, रूट जो होती है, हमेशा पानी में डूबी हुई रहती हैं। भारत में सुंदरवन, मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट ए आंसर करेक्ट होगा। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। डी आंसर। सुंदरबन खारे पानी के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहां पर मैंग्रोव के विशेष प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी दलदली होती है। वृक्षों की जो जड़ें होती हैं हमेशा पानी में डूबी रहती हैं। सुंदरवन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और कई जलीय जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं? तो मन्नार की खाड़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, वो भारत के तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में स्थित है। ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए जो हैं, सी टर्टल, उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र समुद्री जीवन, मैरीन लाइफ संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, डी आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान हमको करना है। असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय एक तरफ हमको दे रखे हैं स्टेट और दूसरी तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे हैं। तो भारत के प्रमुख राज्यों और उनके बायोस्फीयर रिजर्व का सही मिलान देखें तो असम मानस बायोस्फीयर रिजर्व बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ओडिशा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, मेघालय नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य की जो बायोडाइवर्सिटी है उनके लिए प्रसिद्ध हैं। तो सी आंसर सही होगा,
A, B, C और D। नेक्स्ट है, एल्स हिरण उप प्रजाति को IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह केवल कहाँ पर पाई जाती हैं? एल्स हिरण, जिसे संगई भी कहा जाता है, IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में शामिल है। ये हिरण विशेष रूप से केवल मणिपुर राज्य के केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर में। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। संगई हिरण मणिपुर का राज्य पशु भी हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। सी आंसर। पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। किससे खतरा है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। ये भारत का एकमात्र बाघ संरक्षण क्षेत्र है। इस क्षेत्र को मुख्य रूप से डोलोमाइट खनन से खतरा है, डोलोमाइट माइनिंग से। डोलोमाइट खनन के कारण यहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति और वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा यह रिजर्व बाघों, तेंदुओं, हाथियों और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। तो डोलोमाइट खनन, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये रिजर्व 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। यहाँ की जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है और यह यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र भी है। यह रिजर्व कई प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, बी आंसर। बायोस्फीयर रिजर्व से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। 2004 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। यह क्षेत्र हिमालय की दुर्लभ वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संरक्षण करता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी दोनों ही इस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। 2004, ए आंसर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसका क्षेत्रफल 2595 वर्ग किलोमीटर है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2595 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व घने जंगल, पहाड़ और वन्य जीवों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर, लेपर्ड, बियर, सांबर और कई प्रजातियों के पक्षी भी पाए जाते हैं। कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का? नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ओरंग टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 78 वर्ग किलोमीटर है। इस रिजर्व को मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ काजीरंगा की तरह ही कई अन्य जीव भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, गेंडा, हाथी, कई पक्षी प्रजातियां भी देखने को मिलती है। तो असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कौन सा नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, स्नो लेपर्ड्स के लिए। ये लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, डी आंसर। निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही का मिलान करें। एक तरफ हमको देखिए नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट का नाम है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में, पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका कुछ क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र में भी है बट मेजर ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहले का ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो 4, 3, 1 और 2, ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने गेहूं की हाई यील्ड वेराइटी विकसित की थी। इनके इसी योगदान के कारण 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में जायद के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? देखिए, भारत में जायद सीजन रबी और खरीफ के बीच का एक छोटा सा कृषि मौसम होता है। ये मार्च से जून के बीच आता है। इस मौसम में मुख्य रूप से कम अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसलें उगाई जाती हैं।
भारत में जायद के मौसम में उगाई जाने वाली अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो खीरा, तरबूज, ककड़ी, लौकी, तोरई ये सभी होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स खीरा, कुकुम्बर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन से उत्तर भारत में रबी की फसल है? उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून में काटी जाती हैं। इन फसलों की सिंचाई पर निर्भरता अधिक होती है क्योंकि इस मौसम में वर्षा नहीं होती है। उत्तर भारत में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हो गई? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर ये सभी। देखिए इस ऑप्शन में यहाँ पर हमको केवल सरसों ही उत्तर भारत की रबी फसल दिख रही है, तो सरसों, मस्टर्ड, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी फसलें चावल, कपास, मक्का ये सब खरीफ या फिर जायद सीजन की फसलें हैं। रबी और खरीफ के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ट्रिक वाला वीडियो है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है, मैंने ट्रिक से बता रखा है, बस एक बार आपको वीडियो देखना है। इस टॉपिक से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा रबी खरीफ क्रेजी जी के ट्रिक, आपको वीडियो दिख जाएगा, बस उस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मोटे अनाज का एक एग्जाम्पल नहीं है? देखिए मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जिनके दाने मोटे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इन्हें मिलेट्स भी कहा जाता है। भारत में मुख्य मोटे अनाजों की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी ये सभी आते हैं। गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न मेजर फूड ग्रेन है, लेकिन इसे मोटे अनाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। गेहूं मुख्य रूप से रबी फसल है, तो यहाँ पर वीट। अगला क्वेश्चन आता है, झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती को किस नाम से भी जाना जाता है? तो झूम खेती जो होती है, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित होती हैं। एक पारंपरिक कृषि पद्धति है। इस खेती में पहले जंगल को काटा जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है, बाद में उस जमीन पर खेती की जाती है। इस प्रक्रिया के कारण झूम खेती को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा इन राज्यों में देखने को मिलती है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, काटो और जलाओ कृषि, डी आंसर। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो भारत में कृषि को अधिक प्रभावी और जलवायु के अनुसार उपयुक्त बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन में विभाजित किया है। कितने? 15। इससे क्या फ़ायदा होता है? किसानों को अपने क्षेत्र की जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, उसके अनुसार फसल उगाने में मदद मिलती है। ए आंसर। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? देखिए खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसलें की बात करें तो खरीफ फसलें बारिश के समय बोई जाती हैं, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। रबी फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं और जायद फसलें बात करें तो गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ फसलों की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो धान, चावल, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कपास, तिलहन ये सभी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी खरीफ फसल का एग्जाम्पल है? तो चावल हमको सीधे से समझ में आ रहा है, बी आंसर। बाकी फसलें जो हैं सारी रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? देखिए नकदी फसलें मतलब कैश क्रॉप क्या होती है? ये वो फसलें होती है जिन्हें मुख्य रूप से व्यापार के लिए उगाया जाता है, कमर्शियल पर्पज से, यानी इनका उपयोग घरेलू खाने की बजाय बेचने के लिए अधिक होता है। मेजर कैश क्रॉप की बात करें तो कपास हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन गन्ना, बनाना हो गया, चाय, कॉफ़ी, जूट ये सभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, कपास, गन्ना और केला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो जया, पद्मा और कृष्णा ये सभी धान की उन्नत किस्में हैं, राइस की। इन्हें अधिक उत्पादन और कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। ये किस्में खासतौर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय विकसित हुई थी। भारत में धान मुख्य रूप से खरीफ फसल है, तो धान ए आंसर सही होगा। भारत के इनमें से क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो भारत में कपास उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र मुख्य रूप से कम वर्षा और काली मिट्टी वाले क्षेत्र होते हैं। अब पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें विशेष रूप से बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम शामिल है। यहाँ की काली मिट्टी और उपयुक्त जलवायु कपास उत्पादन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो पश्चिमी भारत। झूमिंग अथवा पेड़ा पद्धति क्या है? झूमिंग खेती या फिर पेड़ा पद्धति की बात करें तो एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है, मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयोग होती हैं। अभी हमने डिस्कस भी करा था। इस पद्धति में किसान पहले जंगल को काटते हैं और फिर उसे कुछ समय के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, यही होती है झूमिंग। ए आंसर। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए चना जो है ये रबी की फसल है। इसके अलावा धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। चना जो है, चना खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है?
100 सेंटीमीटर से अधिक। भारत में देखिए धान मतलब राइस एक मुख्य खरीफ फसल है। धान की खेती के लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वाटर लविंग क्रॉप है। धान की खेती उन क्षेत्रों में अधिक की जाती है जहां पर सालाना एनुअल रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, यहाँ पर धान उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर सिंचाई से धान की खेती की जाती है। फिर तो 100 सेंटीमीटर से अधिक ये आइडियल कंडीशन है। डी आंसर। पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में इनमें से कौन से कथन सही हैं। भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमको औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से धान की 3 फसलें हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में बात करें। पहला स्टेटमेंट, भारत में रबी फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं और अप्रैल से जून के बीच काटी जाती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड वाला ऑप्शन आप देखोगे तो भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं। धान जो है ये तो खरीफ की फसल है, अब यहाँ पर रबी दे रखा है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो गलत ही हो गया। तीसरा ऑप्शन औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से धान की 3 फसलें हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कॉपर की सबसे प्रसिद्ध खान राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी है। कौन सी है? खेतड़ी। खेतड़ी भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन खदान है। यहाँ भारत की प्रमुख तांबा खनन कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे का उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा और कॉपर की खदानें की बात करें तो मालंज खंड का नाम आता है जो कि मध्य प्रदेश में है। सिंह भूम का नाम आता है जो कि झारखंड में है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है ये, मेन और ऑफ एल्यूमिनियम। भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा राज्य में होता है। इसके अलावा बॉक्साइट उत्पादन के अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो झारखंड का नाम भी आता है, छत्तीसगढ़ का भी आता है, गुजरात, महाराष्ट्र का नाम भी आता है, बट ओडिशा जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो डी आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव पहाड़ी, हसदेव घाटी किन खदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। हसदेव घाटी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मुख्य रूप से ये कोयले खदाने के लिए प्रसिद्ध हैं, कोल के लिए। ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आता है। भारत की एक प्रमुख कोयला उत्पादन कंपनी है। हसदेव घाटी को छत्तीसगढ़ की कोल बेल्ट भी कहा जाता है, कोयला पट्टी। यहाँ से निकलने वाला कोयला थर्मल पावर प्लांट और हेवी इंडस्ट्रीज में उपयोग होता है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। माइका अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। अभ्रक जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक मुख्यतः लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। ये जो खनिज है ये आग रोधी होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है और विद्युत रोधी इलेक्ट्रिक इंसुलेटर गुणों के कारण विशेष महत्व रखता है। भारत में अभ्रक उत्पादन के अगर प्रमुख राज्यों की बात करें तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का नाम आता है। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तो तुमलापल्ली खदान जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में स्थित है। ये खदान भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक मानी जाती हैं। इस खदान की खोज 2007 में हुई थी। यूरेनियम का भंडार लगभग 1.5 लाख टन से अधिक का आंका गया है यहाँ पर। भारत में यूरेनियम के अन्य प्रमुख खदानों की बात करें तो जादूगोड़ा की खदान है, झारखंड में स्थित है ये। नरवा पहर की खदान ये भी झारखंड में स्थित है। भतीन खदान ये भी झारखंड में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक तुमलापल्ली खदान कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया था। तो भारत में तेल की खोज सबसे पहले असम राज्य के डिगबोई नामक स्थान पर हुई। डिगबोई को भारत का ऑयल सिटी भी कहा जाता है। ऑयल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डिगबोई को। यहाँ 1889 में भारत का पहला तेल कुआं खोजा गया था। डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। इसके अलावा असम के कुछ और तेल क्षेत्रों की बात करें, प्रमुख तेल क्षेत्रों की, तो नाहरकटिया, मोरान, लाकवा ये सब भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ध्यान रखिएगा, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई में। इनमें से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? तो भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र बेंगलुरु है। इसी कारण से बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है।
यहाँ भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। आईटी एक्सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा हब है। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी? इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी, यूएसएसआर के। यहाँ पर उत्पादन की शुरुआत फरवरी 2059 में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में सेल संचालित करता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख इस्पात संयंत्र की बात करें तो राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, इन सभी का भी नाम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो भारत में स्टील इंडस्ट्री इस्पात उद्योग के विकास के लिए 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इस कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला जो स्टील प्लांट है उसके संचालन और प्रबंधन के लिए की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह भारत का पहला इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? राउरकेला। भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहां तक बिछाई गई थी? तो भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुई थी। इस रेलवे लाइन को बॉम्बे से ठाणे तक बिछाया गया था। कहां तक? बॉम्बे से ठाणे। सी आंसर। इस लाइन की कुल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी ने शुरू किया था। सी आंसर। लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? लेह मनाली राजमार्ग की बात करें, हाईवे की बात करें तो भारत के दो प्रमुख क्षेत्र मनाली और लेह को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पर्वतीय राजमार्ग है। इस राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव बीआरओ के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बीआरओ भारत के रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। यह संगठन विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण और देखरेख का कार्य करता है। लेह मनाली हाईवे स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बीआरओ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग NH-48 का विस्तार कहाँ तक है? NH-48 की बात करें तो भारत के उत्तर से दक्षिण दिशा को जोड़ने वाला एक प्रमुख राजमार्ग है। नेशनल हाईवे 48 का विस्तार दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। 2807 किलोमीटर का ये लंबा देखिए राजमार्ग है। भारत के कई महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरता है, जैसे कि गुरुग्राम, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, यहाँ से होकर गुजरता है। पहले NH-48 को NH-8 और NH-4 के नाम से जाना जाता था, लेकिन नई नेशनल हाईवे नंबरिंग सिस्टम के तहत इसे NH-48 कहा जाता है। ये भारत के सबसे लंबे राजमार्गों में से एक है। NH-48 कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44 है, जो कि 11 स्टेट से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, इंडियन रेलवे की एक सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है IRCTC। मुख्य रूप से 3 कामों के लिए जानी जाती है, रेलवे कैटरिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग और टूरिज्म सर्विस के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति राज्य की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले में पाई जाती हैं। कोन्याक जनजाति वसंत ऋतु के आगमन पर एवलोंग मोन्यू नामक उत्सव सेलिब्रेट करती हैं। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। यह उत्सव फसल की कटाई और नए वर्ष के स्वागत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मिशिगन जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? मिशिगन जनजाति असम की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति मुख्य रूप से नदी किनारे और द्वीप क्षेत्रों में निवास करती हैं। मिशिगन जनजाति का सबसे प्रसिद्ध निवास स्थान है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये द्वीप असम की ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हैं। यहाँ पर माजुली द्वीप ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य जहाँ कई जनजातियाँ निवास करती हैं। रेंगमा जनजाति नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति है। ए आंसर। यह जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड के कोहिमा और तैनिंग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा बोंडा की बात करें तो ओडिशा की है, लिम्बू की बात करें तो सिक्किम की है, पनार की बात करें तो ये मेघालय की हैं।
अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ प्रमुख आदिवासी जनजाति देखने को मिलती हैं। जारवा जनजाति अंडमान की सबसे प्रसिद्ध जनजाति में से एक है। ये जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अंडमान के जंगलों में रहती हैं। यहाँ पर सी आंसर सही होगा, जारवा। फुलानी की बात करें तो ये अफ्रीका की है, एनूस जापान की है और थारू जो है ये उत्तर प्रदेश नेपाल में निवास करती हैं। नेक्स्ट है, कोलाटी भाषा किस राज्य में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? कोलाटी भाषा की बात करें तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बोली जाती हैं। ये भाषा कोलाटी समुदाय द्वारा प्रयोग की जाती है। कोलाटी समुदाय विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर होगा। गालो एक तानी भाषा है जो किस राज्य में बोली जाती है? गालो भाषा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती हैं। ये तानी समूह की भाषा है जिसमें कई आदिवासी भाषाएं आती है। गालो जनजाति मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में रहती हैं। बाकी विकल्प की अगर भाषाओं को देखें तो हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, इनमें गालो भाषा नहीं बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रोपोस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जहां पर वेदर एक्टिविटी जैसे कि बादल, बारिश, तूफान ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की, तो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इक्वेटर पर 16 से 18 किलोमीटर तक जाती हैं और पोल पर केवल 8 किलोमीटर के आसपास होती हैं। यही परत जीवन के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट है, समताप मंडल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? स्ट्रेटोस्फेयर की बात हो रही है, असल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और मेसोस्फेयर के नीचे होती है ये। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि ये मध्य मंडल के ऊपर होती हैं। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल गलत है। ये मध्य मंडल के ठीक ऊपर नहीं होती हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती हैं और मेसोस्फेयर के नीचे होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर देखने को मिलती है और ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो ये मेसोस्फेयर में जल जाते हैं, मध्य मंडल में। जब कोई उल्कापिंड मेट्रॉइड अंतरिक्ष से धरती की ओर आता है तो वायुमंडल की मेसोस्फेयर परत में घर्षण फ्रिक्शन के कारण जल जाता है। यही कारण है कि हमें आकाश में टूटते हुए तारे जो है शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद हैं? तो वायुमंडल में गैस कंपोजिशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी गैसेज जो होती है ऑर्गन, CO2 और ये सभी 1% के अंतर्गत। इसलिए जीवन के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन 21% के आसपास पाई जाती हैं। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो फ्रेंड्स कौन सी है? चेनानी नाशरी टनल। ये सुरंग जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी सड़क हाईवे सुरंग बनाती हैं। इसे पन्नी टॉप टनल भी कहते हैं। 2 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें 2 ट्यूब हैं, एक मेन और एक इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो और आपको अटल टनल दे रखा हो तो फिर अटल टनल करेक्ट आंसर होगा। अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। पर अगर चेनानी नाशरी अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो चेनानी नाशरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हमने। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में मैंने एक कोर्स बना रखा है। उस कोर्स में आपको इस पूरी सीरीज़ के PDF मिल जाएगी और MCQ प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ पर टेस्ट भी दे रखा है। इसके अलावा 10,000 वन लाइनर मैंने निकाले हैं NTPC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। ये 10,000 वन लाइनर जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मैक्सिमम GS के क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। मात्र 29 रुपये प्राइस है इसका। इसको लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर के अंदर आपको ये PDF मिल जाएगी, GS के 10,000 वन लाइनर फॉर NTPC। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, तुरंत वन लाइनर लो। काफ़ी मेहनत से बनाया मैंने और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला भी है। काफ़ी बच्चों ने लिया है और लगातार पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया है उन्होंने। GS ऐसा सब्जेक्ट है भैया कि NTPC में सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा। रीजनिंग मैथ्स तो सभी लोग कर लेंगे, जो GS के अंदर हाईएस्ट स्कोर करेगा भैया सिलेक्शन उसी का होना है। तो एक एक नंबर की फाइट है, बिल्कुल सीरियस हो जाओ और सारे के सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे वन लाइनर पढ़ डालो। और ये 14 वीडियो की सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करना, सारे क्वेश्चंस लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, PDF डाउनलोड कर लो, प्रिंट ले लो, उसको बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन 100% बनेगा। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो में मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।